हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक कुछ खास वाक्यों के बारे में है जिसको इंग्लिश में हम लोग स्पेशल सेंटेंसेस बोलते हैं। अब जहाँ तक स्पेशल सेंटेंसेस की बात है तो वहाँ पर बच्चों का कन्फ्यूज़न लाजमी है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता भाई कि ये किस रूल में ट्रांसलेट किया जाए। चलो एक सेंटेंस लेते हैं और हम लोग बात करेंगे कि क्या इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करें या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सेंटेंस है वह क्रिकेट खेल पाता है या वह क्रिकेट खेल पा रहा है। यही वाक्य है कि वह क्रिकेट खेल पाता है और वह क्रिकेट खेल पा रहा है। क्या दोनों को हम लोग अलग अलग टेंस में ट्रांसलेट करेंगे क्या? क्योंकि ताहती है मतलब सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट का कंसेप्ट लगेगा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और खेल पा रहा है रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जहां हम लोग इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर इसको हम लोग किस रूल में ट्रांसलेट करें। अगर सेंटेंस वो क्रिकेट खेल पाता है तो क्या इसको सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे, और वो क्रिकेट खेल पा रहा है तो क्या इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट करेंगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, दोनों सेंटेंस एक ही रूल में ट्रांसलेट होगा। अब बच्चे बोलेंगे ठीक है सर, तो फिर किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट की प्रेजेंट कंटिन्यूअस? तो चलो इस वाक्य का पहले हम लोग भाव पकड़ते हैं। इसका भाव क्या है? मैं क्रिकेट खेल पाता हूं या मैं क्रिकेट खेल पा रहा हूं, दोनों वाक्य का भाव है कि भाई यहां जो शख्स है वो क्रिकेट खेलने के योग्य है, क्रिकेट खेलने के योग्य है। यानी इसका जो भाव होगा वो ये होगा कि वो शख्स जो है वह क्रिकेट खेलने के योग्य है खेलने के योग्य है। तो भाई अब इसको किस हम लोग टेंस में ट्रांसलेट करें? तो यहां समझना है, यहां पर हम लोग इन्फिनेटिव का खेल देखने वाले हैं। जब भी किसी वाक्य में एक से ज़्यादा वर्ब होता है तो उस केस में हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। लाइक आई वॉन्ट टू गो, आई ट्राई टू स्पीक, है ना। तो वॉन्ट और ट्राई के बाद एक नया जब वर्ब आया तो हम लोगों ने टू का प्रयोग किया। बच्चे पूछेंगे सर यहाँ दो वर्ब कहाँ है? आप देखो, वह क्रिकेट खेलने के योग्य है, यानी खेलना यहाँ एक वर्ब है, लेकिन खेलने से पहले उसको क्या होना होगा? योग्य होना होगा। तो यहां पर भी दो वर्ब का सेंस है, वह क्रिकेट खेलने के योग्य, पहले तो उसको योग्य होना होगा एंड देन वो खेलेगा। अब सवाल है कि सर योग्य का मतलब तो एबल होता है, एबल तो एक एडजेक्टिव होता है, ये तो वर्ब है नहीं। तो ध्यान देना आपको कि जब कभी भी किसी वाक्य में सिर्फ एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव से काम चलने वाला नहीं है, आपको प्रिंसिपल वर्ब चाहिए ही चाहिए। अब प्रिंसिपल वर्ब क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। इसको हिंदी में हम लोग प्रधान क्रिया बोलते हैं, और प्रधान क्रिया का मतलब होता है जिसके बिना काम चलने वाला नहीं है। जैसे मेरा एक सेंटेंस है कि वह अच्छा है, तो हम लोग ही गुड तो बोल नहीं सकते हैं। ही गुड बोलेंगे तो सेंटेंस को प्रिंसिपल नहीं मिला। ही क्या है? प्रोनाउन है, सिंपली सब्जेक्ट मान लो इसको, ही सब्जेक्ट है, और गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो गुड जो था वो एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव और सब्जेक्ट से सेंटेंस नहीं बनता है, आपको मेन वर्ब चाहिए। तो ध्यान में रखना है कि अगर किसी वाक्य में एडजेक्टिव है, मेन वर्ब नहीं है, तो हम लोग वहां पर बी का इस्तेमाल करते हैं। बी, इसी बी से इजेमार और वाज वर्ब का निर्माण हुआ है। बी से ही इजेमार और वाज वर्ब का निर्माण हुआ है। आप इसका जब पांचों फॉर्म देखेंगे तो बी जो होता है वो V1 होता है, उसका वर्ब टू वाज होता है, और वाज आएगा तो भाई उसका दूसरा भाई वर्ड तो वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बी का वर्ब 3 बिन होता है, V4 बीइंग होता है, वर्ब 5 इज होता है, और इज आएगा तो कंडीशनल दो वर्ड और है, एम और आर लगेगा ही लगेगा। तो ये जो बी है इससे इजेम और वाज वर्ब का निर्माण हुआ है। यहां बच्चों के दिमाग में एक और कंफ्यूजन आता है कि सर इजेम और वाज वर्ब मेन वर्ब होता है कि हेल्पिंग वर्ब होता है? मतलब आप इसको सिंपली समझ लो कि क्या इजेम और वाज वर्ब प्रिंसिपल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? मैं बोलूंगा दोनों है। इजेम और वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब दैट इज प्रिंसिपल वर्ब भी होता है। आप इस चीज का मतलब आइडिया आराम से लगा सकते हो, इस चीज को आराम से समझ सकते हो सेंटेंस के मतलब इजेम और वाज वर्ब के बाद वाले अवस्था को देखकर, मतलब उसके प्रेडिकेट्स को देखकर।
अगर इज एम आर वाज वर अपने बगल में किसी भी ऑब्जेक्ट को ले ले तो उस इज एम आर वाज वर को कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलना है। जैसे अगर हम सेंटेंस बोलते हैं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो एम के बाद क्या आया, टीचर आया। टीचर एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहाँ एम हेल्पिंग वर्ब है, तो बताओ आई एम अ टीचर, अगर आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है और टीचर ऑब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब है कहाँ? बिना मेन वर्ब का तो सेंटेंस सही होगा नहीं। तो यहाँ समझना क्या है, अगर इज एम आर वाज वर अपने बगल में कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को ले ले तो वो मेन वर्ब होता है। और वही इज एम आर वाज वर अपने बगल में किसी वर्ब फोर को ले ले, लाइक आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट उसको साइड करो, आई एम के बगल में क्या है, देखो टीचिंग है, टीचिंग क्या है, वर्ब फोर है। तो अगर इज एम आर वाज वर के बगल में वर्ब फोर आ जाए, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इज एम आर वाज वर के बाद वर्ब फोर आ जाए तो उस इज एम आर वाज वर को हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और वही इज एम आर वाज वर अपने बगल में किसी ऑब्जेक्ट को ले ले, लाइक आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ स्टूडेंट, है ना, आई एम एन इंजीनियर, तो यहाँ एम अपने बगल में क्या ले रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट, टीचर, समझ रहे हो ना। ही इज अ स्टूडेंट, मैंने बोला ही इज अ स्टूडेंट, तो इज ने अपने बगल में क्या ले, स्टूडेंट लिए, स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट लेने वाला इज एम आर वाज वर क्या होता है, मेन वर्ब होता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। और अगर इज एम आर वाज वर के बगल में वर्ब फोर का इस्तेमाल हो तभी वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो किसी भी एडजेक्टिव को हम लोग सेंटेंस में डायरेक्ट लेके ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, उसको मेन वर्ब में कन्वर्ट करना होता है, और मेन वर्ब में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बी का इस्तेमाल करते हैं। इसी बी का फॉर्म इज एम आर और पास्ट फॉर्म वाज वेयर होता है। तो अगर मैं बोलूँ वह अच्छा है तो ही गुड तो होगा नहीं, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, सेंटेंस प्रेजेंट का है तो हमको इज एम आर से हेल्प लेना होगा, और ही के साथ इज लगता है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज गुड। अब ही इज गुड जो है वहाँ इज क्या है, मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है, क्योंकि इज के बगल में कोई वी फोर नहीं आया है, समझ में आ रहा, वो ऑब्जेक्ट है, तो ही इज गुड, इज के बगल में क्या आया, वर्ब फोर आया नहीं ना, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ रहा तो इज क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। तो बस दिमाग में बैठा लो, किसी भी एडजेक्टिव को अगर आपको वर्ब में कन्वर्ट करना है, एडजेक्टिव को वर्ब बनाना है, तो वहाँ बी से आपको हेल्प लेना है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो बी इज एम आर के रूप में आएगा, अगर पास्ट का है तो वाज वर के रूप में आएगा। तो एबल भी एक एडजेक्टिव होता है माय डियर फ्रेंड्स, एबल भी क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। योग्य जो है वो एक एडजेक्टिव है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एबल बोलते हैं। तो अगर हम बोलेंगे आई एबल तो ये गलत सेंटेंस है, आई एबल होगा नहीं, क्या होगा, आई एम एबल होगा। अब बताओ एम कहाँ से आया, बी से ही आया। वह योग्य है, क्या बोलेंगे, ही एबल। हाँ, कि एबल में कभी कभी लोग एस लगा देता है, सिंगुलर वर्ब बना देता है, एडजेक्टिव को ही सिंगुलर वर्ब बना देगा, ही एबल्स, ऐसा नहीं करना। एबल एडजेक्टिव है, उसको वर्ब बनाने के लिए आपको बी से हेल्प लेना होगा, और सेंटेंस प्रेजेंट में तो इज एम आर लगाएंगे बी का। तो वह योग्य है, क्या बोलेंगे, ही इज एबल, बी से ही इज आया, और इज यहाँ क्या है, मेन वर्ब है। तो समझना क्या है कि एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए क्या लेते हैं, बी लेते हैं। तो एबल को मेन वर्ब बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, बी लेंगे, और बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, इज एम आर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने ले लिया इज एम आर, ये इज एम आर का अपना इंडिविजुअल अस्तित्व यहां पर नहीं है। ये इज एम आर क्यों आया, क्योंकि इस एडजेक्टिव को वर्ब बनाना है तो इज एम आर के साथ एबल का आना फिक्स है, क्योंकि एडजेक्टिव को इज एम आर ने क्या बना दिया, मेन वर्ब बना दिया। क्या बना दिया, मेन वर्ब। तो एबल के साथ इज एम आर आ गया, तो एडजेक्टिव जो है अब वो क्या किस रूप में काम कर रहा है, बताओ, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। सी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है, वहां इज आके उस एडजेक्टिव को क्या बना देता है, मेन वर्ब बना देता है, इज ब्यूटीफुल। समझ में आ रहा है ना, सी ब्यूटीफुल कभी नहीं हो सकता है। तो यहां समझना क्या है, एडजेक्टिव से सेंटेंस नहीं बन सकता है, एडजेक्टिव को मेन वर्ब चाहिए, और मेन वर्ब बनाने के लिए हम लोग बी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एबल को मेन वर्ब बनाने के लिए हम लोग क्या लिए, इज एम आर लिए। और आप लोग को पता ही है कि अगर किसी वाक्य में एक से अधिक मेन वर्ब होता है तो हम लोग इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। ही वॉन्ट्स टू प्ले, आई वॉन्ट टू गो, तो वॉन्ट के बाद गो आया तो टू लगाएं, इन्फिनेटिव लगाएं। यानी अगर किसी भी वाक्य में मेन वर्ब की संख्या एक से ज्यादा हो जाए तो हम लोग टू लगाते हैं। उसका प्रूफ होता है कि जो दूसरा वर्ब होता है उसके साथ ना आ जाता है। तो इस ना के लिए हम लोग इन्फिनेटिव क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और टू के बाद तो सबको पता V1 लगता है, आगे पीछे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। बहुत ही मजेदार सेंटेंस बनेगा भी।
तो वह क्रिकेट खेल पाता है या वह क्रिकेट खेल पा रहा है, दोनों का वाक्य, दोनों का सेंटेंस इसी पर्टिकुलर रूल से बनने वाला है। ट्रांसलेशन क्या होगा बच्चे? ही के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? इज। ही इज एबल, ना का सेंस आ गया तो टू लगाएंगे, टू प्ले क्रिकेट। ही इज एबल टू प्ले क्रिकेट। एकदम आसान सा वाक्य है। तो आप सोच लो, आप दिन भर में ऐसा कितना वाक्य को सोचते हो, बोलते हो, है ना? वह जीत पाता है या वह जीत पा रहा है, वह खा पा रही है, वो सो पा रही है, वह सो पाती है, मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, मैं तुम्हें देख पाता हूं, समझ में आ रहा हो? वह हंस पा रहा है, वो हंस पाता है। ऐसा जब भी वाक्य आएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है कि भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि सिंपल प्रेजेंट। इसके भाव को पकड़ना है और भाव को पकड़ने के बाद आपको इस रूल से इसको ट्रांसलेट कर लेना है। तो वह क्रिकेट खेल पाता है या पा रहा है, दोनों का ट्रांसलेशन यही होगा, ही इज एबल टू प्ले क्रिकेट। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।